और 88 से मैं ट्रांसफ़र जौनपुर हुआ। और जौनपुर भी क्यों हुआ कि उस समय हमारे तत्कालीन महानिरीक्षक कारागार श्री राममणि मिश्रा जी थे, राममणि पांडे जी थे। जौनपुर जेल में एक राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति ने हमारे एक डिप्टी जेलर के ऊपर कुर्सी चला के मारा था, उसको असॉल्ट कर दिया था। कोई सांसद था या विधायक था, कोई बता पाएंगे या ऐसे? हाँ, विधायक थे। हाँ, और वो आजीवन कारावास की सजा भोग रहे थे उसमें जी, है ना। वो मार दिए थे, दबंगई थी उनकी, लोकल थे वहाँ के। और जबकि लोकल व्यक्ति को वहाँ रखना नहीं चाहिए था, लेकिन किन प्रकार किस प्रकार से वो उनको रहना चाहिए वाराणसी जेल में, आ गए थे जौनपुर जेल में जी। तो वहाँ पे जौनपुर जेल बड़ी नेग्लेक्टेड जेल थी, छोटी सी जेल थी, 200 बंदी करीब बंद होते थे। तो वहाँ पे सिपाही भी ज़्यादा नहीं थे, अधिकारी भी जो रिटायरमेंट के आसपास, लोकल के आसपास होने वाले थे वही थे। उसने एक डिप्टी जेलर को मार दिया, मतलब पिटाई कर दी, एक कुर्सी उठा के उनके ऊपर चला के मार दिया। वही नहीं, उनका ऑफिस था, वो गया कुछ पूछने के लिए, वो कुछ नहीं कहे होंगे तो उठाया कुर्सी, मार दिया। अब वहाँ पे अधीक्षक भी बैठे थे, अधीक्षक तत्काल भाग गए, वाराणसी चले गए वो बिना आईजी साहब से परमिशन लिए। उसके बाद ये खबर आईजी साहब तक पहुँची होगी तो उन्होंने अपने यहाँ पूरा देखा होगा कि किस आदमी को भेजा जाए। अब शायद हम ही बहु रहे एक व्यक्ति मिले उन्हें कि यार पांडे जी को चाप दो वहाँ पे। वो आए नैनी जेल पे, उन्होंने कहा बेटा आपको जाना पड़ेगा, और इन प्रकार मैं तो इसे जाने को तैयार नहीं था। उनका जाओ, मैंने कहा मेरी एक शर्त है, और साप्ताहिक में इलाहाबाद आऊँगा, मेरी पोस्टिंग नैनी में थी तो मम्मी वहीं पे थी हमारी, तो आऊँगा। उन्होंने परमिट दे दिया, फिर हम जौनपुर गए। अब जिसके लिए उन्होंने मुझे भेजा था वो चीज़ें स्वतः अपने आप ऐसी परिस्थितियाँ बनती गई कि स्वतः एक दिन ऐसा हुआ कि हमें अलार्म करा के बल यूज करना पड़ा। वो क्या घटना हुई थी? अब वहाँ पे चूंकि राजनीति में बहुत वो था, ठाकुरवाद, यादववाद, ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मण ये सब क्या था, तो अंदर जो बंदी थे तो क्या हुआ, उसमें दो बंदियों में लड़ाई हुई, फिर ये हुआ। तो इसमें मुझे आके फिर दो बंदियों की लड़ाई है, हमारे पास सिपाहियों की स्टाफ की संख्या केवल 28, 282 बंदी पे केवल 28, उसमें से 3 शिफ्ट, यानी एक टाइम में कितने होंगे 9 करीबन बंदी, 200 तो कम थे। तो उसके बाद जब वैसा हुआ मैं 3 बजे करीब गया था खाना खाने। वही उसी जेल में विधायक जी थे, उसी में ही घटना हुई? हाँ, उसी जी, जी। मतलब पोलराइजेशन उन्हीं की वजह से, पोलराइजेशन उन्हीं की वजह से था। मैं खाना खाने गया, उतनी देर में वहाँ पे जो है पता चला कि वो मारपीट हो रही है। मैं भागा, फिर मैंने अलार्म कराया। अलार्म कराने का मतलब होता है ऑल दी स्टाफ मस्ट कम इनसाइड द जेल जी। और अलार्म कराने के बाद हम गए अंदर, सभी स्टाफ आ गए। पहले तो सबसे पहले अलार्म में सारे बंदियों को अपने अपने बैरिक में बंद किया जाता है, उनके स्टाफों की अटेंडेंस ली जाती है, फिर स्टाफ के साथ फिर जैसा सुपीरियर ऑफिसर चाहता वैसा करता है। मैं चूँकि सुपीरियर था वहाँ पे उस समय, तो मैंने फिर सबको लिया। अब सिपाहियों का मैंने इतने दिनों में 12, 15, 18, 20 दिन में मैंने देख लिया था कि सारे सिपाही किसी भी कारणों से वो डिमोरलाइज हो चुके थे जी। और जो सामने बंदी था वो बड़ा हेकड़ी में रहता था। इवन ढेर सारी ऐसी डिस्क्रिपेंसीज थी जो जेल में नहीं होनी चाहिए थी। और क्योंकि जो जेल का रखवाली करने वाला सिपाही है, जब वही डिमोरलाइज हो जाएगा तो अगर कोई गलत कर रहा है तो वो मुंह उधर से उड़ा के इधर कर लेगा और बाद में कह देगा साहब मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। तो मेरे मन में यह था कि सबसे पहले इनका डिमोरलाइजेशन दूर करना है। तो ये सोच के ऊपर वाले ने, मैंने कहा हे शिव भगवान क्या करें, तो ये आया। फिर मैं एक मोमबत्ती मंगाया, सारा स्टाफ आ गया था, मोमबत्ती मंगाया, जलाया, मैंने एक टेबल पे रखवा दिया और मैंने साफ तौर पे उन्होंने कहा भाई देखो मैं पूरी सारे जेल के सारे बंदियों को पीटने जा रहा हूँ, सांकेतिक पीट, केवल एक एक तमाचा सबको मारना है। ये इसलिए कि उनका जो मोरल बढ़ा हुआ है उस मोरल को डाउन किया जाए। अच्छा, तो मतलब पिटाई का प्रोग्राम आपने बनाया? हाँ, और इसमें मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग ये अंदर से ताकत रखते हैं, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, इनके अंदर इतना गट्स है कि एक थप्पड़ ही सही मार सकते हो, वो मेरे साथ चलें। बाकी जो नहीं महसूस करते कि वो इनके अंदर इतना गट्स है, इतना मोरल है, वो बाहर चले जाएं, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। जो लोग अंदर जाएंगे वो इस मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खाएंगे कि हम किसी न किसी बंदी को एक ही तमाचा मारेंगे जरूर।
सबसे पहले मैंने हाथ रखा, शपथ दिलाई आपने। शपथ दिलाई। सबसे पहले मैंने अग्नि को साक्षी मान के कहता हूँ कि मैं किसी न किसी बंदी को एक थप्पड़ ही मारूंगा जरूर। तो मेरे इस बात से वो उत्साहित हो गए, और भी बातें कही मैंने, उत्साहित हो गए। तो और कितने ऐसे थे जो नहीं? कोई बाहर नहीं गया, सब मेरे साथ हो गए। अच्छा। तो ये एक तरीके से मेरी बहुत बड़ी विजय थी कि हमने अपने स्टाफ को अपने साथ ले लिया। हिम्मत बढ़ गया उनका, सबका एक, उन्हें लगा कि उनके अंदर यूनिटी है। और फिर उसके बाद जब वहाँ से हम अंदर गए तो मैंने कहा देखो सिस्टम ये होगा कि मैं हाथे में बैठूंगा और एक एक बैरिक खोली जाएगी, बैरिक से बंदी बाहर निकाले जाएंगे, जोड़े में बिठाए जाएंगे, फिर सांकेतिक मारा जाएगा, फिर सांकेतिक मार के उनको अंदर बंद कर दिया जाएगा, तब दूसरा खोला जाएगा। मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन थोड़ा अपने को शो ऑफ करना था, एक्सपोज देना था। फिल्मी स्टाइल नहीं, मतलब एक फिल्मी स्टाइल तो आप इसलिए कह रहे हैं कि फिल्मों में दिखाया जाता है, दूसरे को साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा सुपीरियर बनने का, डिमोरलाइज करने का। एक कुर्सी, मेज, रूल और सिगरेट और दियासलाई मेरे साथ एक लेके मेरा नंबरदार चल रहा था। वो जो डंडा होता है, हम लोग के यूनिफॉर्म का पार्ट है ना। वो मैं कुर्सी पे बैठ जाता था, वो मेज लगा देता था, मैं अपने पैर मेज के ऊपर रख के क्रॉस करके वेव करता रहता था, स्टाइलिश। सिगरेट रखता था मुंह में, जलाता था, फिर एक छल्ला बना के ऊपर फेंक देता था। यूनिवर्सिटी के टाइम में छल्ला बनाना सीख लिया था। और उसके बाद मैं कहता था इस बैरिक को खोल दो। अच्छा। और चिल्लाना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बुलंद आवाज। बाहर सालों को कोई बचने ना पाए, एक एक को पीटना जरूरी है। और आपकी आवाज दूर तक जाए, आपकी आवाज में गर्जना इतनी होनी चाहिए कि अगला बंदी मार खाए बगैर करे साला जेलर बहुत हरामी है। ये शब्द अगर उसके मुंह से निकल जाए तो समझ लीजिए कि आपका क्षणिक विजय। डंडे का राज तो वैसे ही होता है, डंडे का राज नहीं, क्षणिक विजय। यानी आपको अब वो रिस्पेक्ट देगा ही देगा। हमें राज क्या करना है, उनके ऊपर बड़ों पे कौन राज करेगा? पालन। हाँ। तो उसके बाद फिर सब निकाले गए और मैं फिर उसके बाद सिगरेट पीते हुए, बंदी रक्षक जो है अपना हाथ भांज रहे हैं, और मैं चलता रहता था कि किसी को ज़्यादा चोट न लग जाए, कोई गंभीर चोट न हो जाए, अमानवीय कृत्य न हो जाए। कहता था, मैंने कहा हो गया सब, हाँ चलो अंदर बंद करो वो बैरिक। तो इसके बाद सबसे अंत में हम उस बैरिक में आए जहाँ पे हमारे वो तथाकथित व्यक्ति विधायक जी थे। सीधा हम कह देने में क्या शर्म थे, तो थे। अब चूंकि इतनी देर का हल्ला सुन करके वो बड़े ही अंदर से डिमोरलाइज हो चुके थे। जो मेरा टारगेट था कि जो एक मेन आदमी जिसकी वजह से बाकी बंदियों का मोरल बहुत अप हो गया है, बड़ा मैसेज देना चाह रहा, बड़ा मैसेज देना। तो मैंने उनको कहा, मैं घुसा तो वो बेचारे साष्टांग लेट गए मेरे सामने। भाई साहब गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए मुझे। हमने कहा हमारी कोई गलती किया तुमने? हमारा तो कोई अपराध ही नहीं किया। अब हमने कसम खाई है कि एक तमाचा मारेंगे तो मारने तो वही है, क्या आप मार लो। हमने कहा कसम तो इन लोगों ने खाई। उससे मैं झूठ बोल गया कि मैंने भी कसम खाई है। मैंने कहा मैंने तो खाई नहीं कसम, इन लोगों ने खाई है। एक तमाचा इनमें से कोई मारेगा, आप ही बता दो किससे मारवाऊँ मैं आपको जी। कोई नहीं साहब आप मार दो। कान पकड़ के उठा बैठा किया उसने कि सब इनमें से किसी से मत मारवाइए। देखिए उसके अंदर तब भी अहंग था कि सिपाही हैं, और इनमें से कोई मार देगा तो आगे क्या होगा, उनका सामना तो हर रोज करना है। हमने कहा इनमें से नहीं मरवाओ तो किसी और से मरवा दीजिए। अब मैं भी कुटिल हो गया, क्योंकि वो आदमी जब इस कंडीशन में भी जिद कर रहा है, तो मैंने अपने जेल का जो स्वीपर था, मैंने कहा भाई इसको एक तमाचा। क्या बात कर रहा है? कहा मैंने मार दे, उसने क्या दिया, वो भी डरते डरते मारा, चट्टे से मार दिया। मतलब जेल के स्वीपर से आपने विधायक को पिटवाया एक तरीके? विधायक नहीं, एक्स विधायक। उस समय तो उनकी विधायकी खत्म हो गई थी। ठीक है, कैदी था। हाँ, आजीवन कारावास कैदी था। तो अब देखिए पर्पज हमारा उसको चोट पहुंचाना नहीं था, पर्पज था हमारे उसको यहाँ पे चोट पहुंचाना और उसके मोरल को डाउन करना कि ही इज अंडर कस्टडी एंड लिविंग इन द जेल एंड ही हैज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द जेल। क्या परिस्थिति होती है एक जैसे इंसान के प्रति अलग अलग अधिकारियों का अलग अलग मोरल होता है। एक बाहुबली जैसे यही था, या कोई भी हो बाहुबली जो दूसरी भी जेलों में बंद है, और हम देखते हैं कि अरे वो अधिकारी आएगा तो वो ठीक नहीं है, वो अपनी सुविधा से ऐसी जेल ट्रांसफ़र कराते हैं जहाँ जो अधिकारी उनकी ट्यूनिंग में हो। तो ऐसी क्या वजह होती है कि एक जैसी पोस्ट, एक जैसे अधिकार,
और अधिकारी का व्यवहार कैदियों के प्रति अलग अलग होता है। पूरे अगर देखेंगे मनुष्य समुदाय में तो कम से कम 4 भांति के लोग तो हैं ही हैं। एक वो व्यक्ति जो सबके सहायता करने को तैयार रहते हैं, सबके सहायता करने को तैयार रहते हैं। वो दूसरे व्यक्ति जो सबसे कुछ लेने को ही तैयार रहते हैं, भले वो किसी राजनेता के रूप में वोट मांगने वाले ही क्यों ना हो। तीसरे व्यक्ति ये हैं जो सामान्य तौर पे न मिलने से छीन के लेने को तैयार हैं, जिनके अंदर रौद्र रूप है, जिन्हें हम सोकॉल्ड गुंडा या सोकॉल्ड आपराधिक तत्व बोलते हैं। और चौथे व्यक्ति वो हैं कि सब कुछ सहने के बाद भी खुद हैं यार हमारे साथ यही लिखा था भगवान ने, हम यही करना है, वो झेलने वाले हो जाते। इन्हीं में जो तीसरा वाला व्यक्ति है, जब एक क्राइम कर लेगा और अगला व्यक्ति सह गया, उसका हौसला बढ़ जाएगा, वो दूसरे को मारेगा। अब जब दूसरे को मारेगा तो दूसरे वाला ये समझेगा कि यार इसने इसके पहले एक और मकांड किया है और इसका बाल बांका नहीं हुआ, तो दो ही चीज होगा, या तो वो विद्रोह करेगा या वो भी सह लेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके का एक कहीं न कहीं कारागार के जो अधिकारी होते हैं उनके अंदर भी इसी तरीके का उनका फैमिली बैकग्राउंड का जो परवरिश होता है वो भी इसी तरीके का होता है, यानी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अलग अलग। अब एक विद्यार्थी जो इसके पिताजी बड़े सात्विक थे, अच्छी तरीके से पढ़ाए लिखाए, संस्कार डाले, न बुरा सुनो न बुरा करो, तो उसको ऐसी चीज़ जो कोई बुरा कर रहा है तो टीसेगी जरूर। लेकिन एक आदमी का पिता ही अगर ऐसा कर रहा है तो दूसरा कहेगा अच्छा यही सिस्टम ही चल रहा है, वो भी करेगा। तो आपके ये दूसरे कार्यकाल तक ऐसा कोई मौका नहीं आया कि जो हम जेल के प्रति सुनते हैं भ्रष्टाचार को लेके, किसी ने आपको घूस ऑफर की हो, रिश्वत ऑफर की हो और आपका क्या रिएक्शन रहा? यही एक चीज़ ऐसी है जो मेरे से बड़ी दूर रही है, बहुत दूर रही है। क्योंकि मैं जब नैनी केंद्रीय कारागार में मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे विजयनाथ मिश्रा जी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने मेरे से कहा, मुझे बचवा बोलते थे, कि बचवा जेल विभाग की नौकरी में आए हो, जेल विभाग की नौकरी बड़ी आसान है, मन में अगर सदा सहता रखोगे तो, और अन्यथा बहुत कठिन है अगर मन में लालच रखोगे तो। देखिए दोनों चीज़ें एक ही शब्द में उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हर आदमी तुमसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ायदा उठाना चाहेगा। दो रास्ता है, कोई आके तुम्हारे पास तुम कोई ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारी चाटुकारिता करे, अपने कान खड़े कर लो, सतर्क हो जाओ उससे, बात सुनो सब, लेकिन करो अपने दिमाग से सोच के, सुनो सबकी करो मन की। अब देखिए वो सब चीज़ें चलती चली गई। वहाँ से फिर जौनपुर में आए हम, जौनपुर से फिर लखनऊ में आए, लखनऊ से देहरादून में आए। देहरादून पुरानी जेल पे एक एक करके इतने बड़े बड़े धनाढ्य लोग बंद हुए कि पूछिए नहीं। सीमा डेंटल कॉलेज के डॉक्टर आर के गुप्ता, उस समय इनका 25,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी जी, देहरादून में जब बंद हुए। लेकिन भगवान का दिया ताकत इतना था कि नजरें झुकी नहीं और ये हाथ फैला नहीं मेरा। उन्होंने घुमा फिरा के एन प्रकार किसी तरीके से चाहा। मैंने कहा देखो मुझे आप किसी भी तरीके से किसी भी दबाव में डालोगे तो उसका विपरीत प्रभाव आप पे पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने कोशिश की आपको प्रभावित करने की? एमजे होटल वाले मंजीत जौहर के मार्फत से किया। मंजीत जौहर जी, हाँ, जो उनके कारोबारी। तो मंजीत जौहर को मैंने साफ समझा दिया कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बंदी यहाँ पे ठीक से रहे, परेशानी ना हो, तो कृपया आप तत्काल निकल जाइए और दोबारा मुझे इस तरीके की बातें मत करिएगा। वो जेल में आते थे, उनसे मुलाकात करने आए थे तो जाते से मेरे से बोले। फिर मैंने बुलाया डॉक्टर आर के गुप्ता को। हमने कहा कि तुम देखो, एक जो मानवीय आधार पे जो भी सुविधाएं जेल नियमावली में आपके उपलब्ध हैं वो सभी मिलेंगी आपको। अगर आप उससे अलग हट के चाहोगे कि आपके अंदर आप में और एक दूसरे बंदी में मैं विभेद करते हुए कुछ सरप्लस आपके दूं तो भूल जाइए आप यू आर फ्री टू गिव अ लेटर टू द गवर्नमेंट कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ से कहीं और कर दे, लेकिन मेरे रहते रहते या मेरा ट्रांसफ़र कहीं और कर दे, क्योंकि मेरे रहते रहते मैं दो भाव नहीं रख पाऊंगा। हमारी जेल में नहीं होगा। नहीं होगा। कितने टाइम रहे वो आपके कार्यकाल में? 1 साल 9 महीना। 1 साल 9 महीना। वही नहीं, और भी कई कुख्यात बंदी थे। सुशील मूछ थे। सुशील मूछ देहरादून में रहे। हाँ, ये थे अमरमणि त्रिपाठी रहे। अमरमणि त्रिपाठी थे। अमरमणि त्रिपाठी को तो
जिद्दी आदमी थे, वो भी राजनेता थे। तो वही बात आई। फिर एक बार मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि अभी जेल से मोबाइल से बात हो रही है, और जबकि वो सामने मंदाकिनी होटल था, इसका मोबाइल लेके इसका भाई रुका हुआ था। हाँ। और वो मुश्किल से सड़क उस पार, मंदाकिनी सड़क के इस तरफ जेल। मैंने इसकी बेचारे की तलाशी ली, निकला कुछ नहीं उसके पास, लेकिन वही था हमारे प्रेशर पड़ रहा था, तो मुझे नंगा करके तलाशी लेनी पड़ी उसकी, पूरा कपड़ा निकाल के। अमरमणि त्रिपाठी हाँ। की बहुत रसूख वाला है। हाँ, लेकिन देखिए मैं बताऊं, आदमी जो आज करता है, हम अभी ताकत में है, पावर में है, करते समय हमको लगता है यार हम ठीक है कर ले जाएंगे, उसी में कहीं न कहीं ऐसा कुछ कर देते हैं ना जो आगे चल के गले की फांस बनती है, भुगतना पड़ता है वो। तो सुशील मूझ का कार्यकाल कैसा रहा? जो सुशील मूझ तो एक तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि भाई वो तो दूसरों के लिए क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन सज्जन व्यक्ति थे। पहले ही दिन मैंने लकड़पाला को, सुशील मूझ को, नफीस कालिया को, जसपाल राठी को, ये सब एक साथ आपकी जेल में थे? हाँ, और मैंने बता दिया, मैंने कहा भैया सबको मैंने अपने ऑफिस में बुलाया, सबको चाय पिलाया, मैंने नमस्कार किया सबको। मैंने कहा मैं बीपी पांडे आपका नया जेलर, मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। आप जेल के नियमों का पालन करते रहेंगे तब तक मेरे को आपसे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मैं आपके लिए सदैव हाजिर रहूँगा। जेल के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो ब्रह्म प्रकाश पांडे किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई एक मेरे को गोली मरवा दे, मारवाने के बाद उससे बोलना कि पलट पलट के देख लो, कहीं जिंदा बच जाऊंगा अगर मैं ना, तो समूल नाश कर दूंगा मैं। ब्राह्मण व्यक्ति हूँ मैं। खुली चेतावनी है। खुली चेतावनी। लेकिन भगवान करे वो दिन ना आवे आपके लिए ना मेरे लिए आवे। ठीक है। रही बात, मैं जेल का केयर टेकर हूँ, जुडिशियल, हर वो चीज़ जो वैध है आपको उपलब्ध होनी चाहिए वो मैं आपको दिलाऊंगा। उन लोगों ने एक चीज़ कही कि सर हम लोग सवेरे खाना खाते हैं, अभी शाम को खाना खाते हैं, और अगर वही बाहर रहते थे तो बीच में चाय पी लेते थे, कुछ और खा लेते थे। तो हमने कहा यहाँ कैंटीन सिस्टम नहीं? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा देखिए जेल नियमावली में कैंटीन सिस्टम है, और आप निश्चिंत रहें वो कैंटीन सिस्टम विदिन वीक में लगवा दूँगा वहाँ पर। और वो दिन था कि उसके बाद 7 साल तक मैं रहा वहाँ पे। 7 साल तक ये बेचारे, अब मैं तो कहूँगा गऊ की तरह रहे। हाँ, आप कह सकते हो। और बीच में मुझे इसमें से किसी एक ने कहा कि सर आपने भी ज़मीन नहीं लिया है, और फलाने ज़मीन है, और फलानी जगह पे है, ये है, और आधा बीघा है करीबन, और मेरा बंदा आ जाएगा, आप चले जाइए उसे रजिस्ट्री करा लीजिए और रजिस्ट्री का पैसा दे दीजिएगा, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा प्रभु पता नहीं किस दीन दुखिया से छीन के ज़मीन आप लिए हो, और उसका भोग आप भोग रहे हो, आप अपने दुख के भोग में मुझे भागी बनाना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं ऐसी ज़मीन नहीं ले सकता। तो कितने टाइम आपके पास लक्कड़पाला और ये राठी जो हमारे यहाँ जसपाल राठी डेथ हो गई ना। हाँ। ठीक बंदा था वो भी, ठीक बंदा था, मतलब एज ए जेलर। जेल में उन लोगों ने तो जेल में अनुशासित रहे लोग, जेल में अनुशासित रहे। कभी मैंने वहाँ पे एक बार ऐसा मौका आया कि जो ईद का वो पड़ा, ईद भी उसी दिन थी, और कोई हिंदुओं का त्यौहार था, एक ही हाथा था, आधे में ये मना रहे हैं, आधे में वो मना रहे हैं, सब आपस में मिल के गले बढ़ के, तो वो सीन। और एक राणा जी थे यहाँ पे, जेल मंत्री थे, क्या नाम था, नारायण सिंह राणा। हाँ, वो वहाँ पे आए थे, देख के उन्होंने कहा वाह पांडे जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स पड़े हैं। तो इन लोगों ने भी योगदान किया, पैसे से नहीं, शारीरिक श्रम से किया। तो जैसे इतने सारे बड़े कैदी थे आपके यहाँ तथाकथित, भले वो आपके यहाँ अच्छे से, इनमें कोई आपस में खींचतान, गैंगवार, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं होती थी? मैंने उनको सारे गुट के नहीं? पहले दिन उनको कहा था कि आपका सारा ताकत, सारा प्रभुत्व, सारी हेकड़ी जेल के गेट के बाहर तक रहे, वो ज़्यादा बढ़िया है। जेल के गेट के अंदर आप और फलाने बंदी में कोई विषमता नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि आप अंदर से बहुत धनाढ़ हो, बेचारा बड़ा गरीब है, वो झाड़ू मार रहा है, आप नहीं मार रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से जेल के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। यदि मैं उसके लिए आप उसे कुछ बोलूँ तो, या आपके लिए उसको कुछ बोलूँ तो कृपया करके भाईचारा बनाइए, जेल के नियमों का पालन। तो झाड़ू और पखाना साफ करने के लिए भी कुछ मापदंड होते हैं, किसको नहीं देंगे हम ये काम और किसको देंगे? देखिए जेल में वैसे मूलतः स्वीपर्स होते हैं, तो लेटरिन तो अब तो ज़्यादातर सब वैसे बन गए हैं, तो सोप पिट्स वगैरह साफ़ कराने के लिए होता है। फिर भी
बाहर के टॉयलेट्स वगैरह साफ़ कराने के लिए स्वीपर्स होते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने के लिए कोई फोर्थ क्लास एम्प्लॉय नहीं होता, न किचन में खाना बनाने के लिए कोई फोर्थ क्लास एम्प्लॉय नहीं होता है जी। तो ये काम तुम्हें बंदियों को इससे ही कराना पड़ता है, लेकिन बंदियों को हम उसके बदले वेजेज देते हैं। उस समय तो वेजेज कम था, अब तो वेजेज भी ठीक ठाक हो गया है, तो वो वेजेज उनके कैंटीन में जमा होता है, वो यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कैंटीन से कुछ सामान खा सकते हैं, बनियान चड्डी भी मंगा सकते हैं। पैसे का भी इनका मंथली कुछ लिमिट होता है कि एक कैदी को इतने ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता या जेल के अंदर पैसे नहीं आ सकते? पहले था, शुरू में 600 रुपया था जिस समय ये नियम बना था, और उसके बाद ये अब 3000 रुपये हो गया है पर मंथ। पर मंथ खर्च कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर उसका कार्पस उसमें अगर मान लीजिए 4000 रुपये है तो 75% निकाल के 3000 वो खर्च कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर 1000 बचा फिर कुछ खर्च करना चाहे तो पैसा उसका वो जो करे, लेकिन हम अवॉइड करते हैं कि उसका इतना पैसा रहे कि छूटने के बाद वो अपना उससे जा आ सके। तो देहरादून जेल में रहते हुए और कोई ऐसा फेमस कैदी का कोई ऐसा घटनाक्रम रहा हो जो यादगार हो? एक रमेश बम्बैया हुआ करता था जी। हल्द्वानी से आया था और रात को 1:30 बजे हमारी जेल पे पहुंचा पुलिस वैन में, ड्राइवर को छोड़ के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और 3 सिपाही, और रमेश बम्बैया बुरी तरीके से ड्रंक थे और पुलिस अभिरक्षा में दारू पी के आया था? हाँ, बुरी तरीके से, केवल ड्राइवर नहीं पिया था जिसकी वजह से वो लोग वहाँ तक पहुँच गए थे। और जो मेरा गार्ड था उसने कहा सर वो बाहर का बंदी आया है, और बाहर का बंदी आया है, तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने देखा दरोगा जी साहब जय हिंद साहब। अंदर से बड़ा मुझे वो हुआ कि यार कैसे कैसे ले आए, फिर मैंने थैंक गॉड ले आए, तो कम से कम ड्राइवर ने कहा सर ये है। वो तो और पी रखा था, चल ही नहीं पा रहा था, तो 2 सिपाही और ये लेके अंदर गए। सब मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। उसका लगभग 17,000 रुपये करीबन थे कैश उसके पास। तो मेरे एक असिस्टेंट थे चौहान जी, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा इसके पैसे लो, कल इसके लेजर में जमा कर देना, और इसको सवेरे प्रस्तुत करो, इसको इसकी बैरिक में बंद कर दो। जिस बैरिक में बंद करना ध्यान रखना कि इसके ऊपर ध्यान रखे, क्योंकि ओवर ड्रम्ड है ये। डॉक्टर साहब को बुलाओ, थोड़ा सा उससे कहो कि कुछ इस तरीके की दवा दे दें जाके उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगले दिन बंदी के अंदर बड़ा वो था कि शायद वहाँ का गुंडा उंडा रहा होगा, तो बस मैंने उसकी तबीयत से धुनाई की, बहुत उतार दिया। हाँ, भूत उतार दिया। हमने कहा तुमसे शाम को बात करेंगे, और मैंने कैंटीन में बोला जाके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जाके इसे 2 गुलाब जामुन खिलाना, पैसा मेरे से लेना कैंटीन से, और बता देना कि मैंने भेजा उसको। उसने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं खाया। इस शाम को मैंने बुलाया, हमने कहा इधर आ, हमने कहा 3 बातें सुन। नंबर 1, तेरे पास 17,000 रुपये थे? उसने कहा हाँ। हमने कहा वो तेरे अकाउंट में जमा है, तेरी मनी है वो, तू जब चाहे उसमें से लेके कैंटीन का काम कर सकता है। नंबर 2, जो मैंने मारा तुमको इसलिए मारा कि एक तो पुलिस वालों के साथ आया, और ज़रूर दारू तूने ही खरीदी होगी, पैसा दिया होगा तुमने। एक गलत काम करके पहले से जेल में, दूसरा गलत काम करके न केवल तुम गलत हुए बल्कि उन पुलिस वालों को भी गलत किया, है ना। और तो जब तुम जान रहे थे कि दूसरी जेल पे मुझे जाना है तो तुम्हें पीना नहीं चाहिए था, तो इसलिए मारा। और तीसरा चीज़ कि ये जेल पे पहला सबक था कि यहाँ जब तक रहोगे बेटा, एक बूंद भी दारू अगर पा गए तो अभी तो मैंने कम मारा, मैं दोनों पैर पकड़ के फाड़ के रख दूंगा। ऐसे बोला आपने? डांट के बोला मैंने। आपको डर नहीं लगता है जब कोई बड़ा कैदी है, यार, फेमस कैदी यार ये बताओ, भगवान से पहले तो फैमिली तो आपकी भगवान से पहले कोई किसी को मार सकता है क्या? बच्चे है, परिवार है, घर है। अरे इसी देहरादून के एक व्यक्ति को 6 गोली लगने के बाद भी आज जिंदा है, भगवान से पहले कोई किसी को मार सकता है क्या? हम जानते हैं उसको। नहीं मतलब आप बताइए, भगवान से पहले कोई किसी को मार सकता है क्या? और ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ नहीं हुआ होता, वो मर जाते हैं। आप इस सब के साथ साथ कुछ ऐसे भी काम किए होंगे जेल में, जो जैसे मैंने भी एक, मुझे याद आ रहा है किसी ट्रेड फेयर में आपका कुछ लगा था, कोई चिड़िया के घोंसले, गमले। देखिए आपने जो बात कही है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि सेंट्रल जेल नैनी में कैदी रहते हैं, और कैदियों के हाथों को उतना काम दिया गया है, तो वहाँ पे कैदियों के अंदर एक बड़ा शांति भाव है, सुकून का भाव है, और बहुत अनुशासित हैं। और मैंने जब पुरानी वाली जेल पे, ये पुरानी जेल थी,
तो पुरानी वाली जेल पे ही मैंने पॉलिटेक्निक से, IIT से, NIS से, इग्नू से संपर्क करके मैंने कुछ न कुछ बंदियों को बिजी रखने के लिए मैंने काम शुरू किया। और मैं थैंक बोलता हूँ कि ट्यूनी की रहने वाली एक महिला, ट्यूनी की, अनीता नाम था उसका, हमारी जेल में थी, निरक्षर थी एकदम। और NIS से मैंने उसे हाई स्कूल पास कराया, 9th पास कराया, फिर हाई स्कूल पास कराया। और चंपक चटर्जी जो भारत सरकार के वो थे, और रोमिल एक महिला थी, वो भी आई थी, और चंपक चटर्जी भी आए थे। और ये लोग आए और ये जानकारी करने के लिए कि क्या जिला कारागार देहरादून में ये वास्तव में पढ़ाया गया है कि नहीं, मैंने व्यवस्था कर दी। बैरिक में ब्लैक बोर्ड बनवा रखा था मैंने, उस बैरिक में कहा मैंने कि अब बच्चों को, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, सब बैठा दिया। मैंने कहा पूछिए। तो चंपक चटर्जी ने कहा मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ, इमला बोल रहा हूँ, लिखिए। अनीता को भी खड़ा किया और ये इमला बोलने लगे, वो खटाखट, और राइटिंग इतनी अच्छी थी उसकी। वो जेल में सीखा सब, जेल में बंद थी वो, हाँ, आजीवन कारावास की बंदी थी, जेल में थी वो। तो आज का काफ़ी लंबा आपका समय लिया हमने, बहुत सारी जानकारी अभी ली जो दर्शकों को अच्छी लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।